हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। इट्स ओके, प्लीज कंफर्म so that we can start. Okay, let us start. So in this session we are going to discuss important revision questions of module B of BRBL paper. तो हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस सेशंस जिनमें हमने मॉड्यूल ए के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो अब हम मॉड्यूल बी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है यूनिट नंबर 8 ऑनवर्ड्स। ये हमारे क्वेश्चंस हैं। Whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or is actually involved in any process or activity connected with process of crime, including its concealment, possession, acquisition, use, and projecting or claiming it as untainted property shall be guilty of offense of money laundering. So this is provided under which section of which act? So पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या क्वेश्चन है। कोई भी पर्सन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोशिश करता है या जानबूझ करके किसी को असिस्ट करता है या उसके वो पार्टी है या वो एक्चुअली इन्वॉल्व है उस प्रोसेस में या उस एक्टिविटी में जो क्राइम के मनी के साथ जुड़ी हुई हैं, उसका कंसीलमेंट करना, उसको छुपाना, उसको पोजेस करना, उसको अक्वायर करना, उसको यूज़ करना या उसको क्लेम करना या प्रोजेक्ट करना कि वो अनटेंटेड प्रॉपर्टी है, मींस लीगल प्रॉपर्टी है, तो उसको माना जाएगा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस का गिल्टी है। ये प्रोविजन किस सेक्शन किस एक्ट में प्रोवाइडेड है? तो ये हमारे पास ऑप्शंस है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वो करेक्ट ऑप्शन है। सेक्शन 2, 4, 3 एंड 5। सो व्हाट इज द आंसर हियर? यस, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? कौन सा सेक्शन है? एक्ट तो हमें क्लियर हो गया, इट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, लेकिन सेक्शन कौन सा है? दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल। फ्रेंड, ये है सेक्शन 3, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का सेक्शन 3। मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस क्या होता है इसको डिफाइन कर रहा है। तो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। PML Act provides that person shall be guilty of offense of money laundering if such person is found to have directly or indirectly attempted to indulge or knowingly assisted or knowingly is party is actually involved in one of the crime or more of the following processes and activities connected with the proceeds of money crime। तो वो एक्टिविटी प्रोसेसेस कौन कौन से हैं या वो एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? कंसीलमेंट करना, पोजेशन होना उसके पास, एक्विजिशन करना, प्रोजेक्ट करना एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। तो हमारे ये ऑप्शंस हैं। तो कौन सा आंसर इसमें हमारा करेक्ट होना चाहिए? तो हमने बतानी है वो एक्टिविटीज जो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी। सो उस मनी को छुपाना, उस मनी को अपने पास रखना, उस मनी को अक्वायर करना या उस मनी को प्रोजेक्ट करना कि वो लीगल मनी है। तो इनमें कौन सी वो एक्टिविटीज़ हैं? 1 2 3 4 सभी, 1 2 3 ओनली, 1 3 4 ओनली या 1 2 4 ओनली? फ्रेंड्स, ये सारी की सारी ही एक्टिविटीज़ मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस का पार्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा।
इनफैक्ट ये सभी एक्टिविटीज़ हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी रीड कर चुके हैं, तो इट शुड नॉट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 ऑफ PML एक्ट, whosoever commits offense of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than how many years and which may extend to how many years and shall also be liable to fine। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेक्शन 4 जो है PML एक्ट का, उसके मुताबिक कोई भी पर्सन अगर मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस को कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट में रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, और इस इम्प्रिजनमेंट का जो मिनिमम पीरियड है, कम से कम पीरियड वो कितना है और ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड वो कितना है। ऑफ कोर्स देयर विल बी फाइन ऑल्सो, लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन केवल बताना है इम्प्रिजनमेंट का पीरियड। इट इज़ 2 to 5 years, 4 to 8 years, 3 to 7 years और 5 to 10 years। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा लगता है आपको कि ये आंसर उसका बनेगा? सो इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन क्या है PML एक्ट में? सो इम्प्रिजनमेंट है मिनिमम 3 years का, मैक्सिमम है 7 years का। सो दिस मीन ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर है। अंडर सेक्शन 12 ऑफ PML एक्ट, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल बी। सो PML एक्ट का जो सेक्शन 12 है उसमें जितनी भी रिपोर्टिंग एंटिटी है, जैसे बैंक है, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, एटसेट्रा, तो उनको क्या करना होगा? शेल नंबर 1, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इन सच मैनर एज टू एनेबल इट टू रिकंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस। सो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनका वो रिकॉर्ड करेंगे, उनको वो रिकॉर्ड बनाएंगे उनका, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उस ट्रांजैक्शन को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। फर्निश टू डायरेक्टर विद इन सच टाइम एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन relating to such transaction whether attempted or executed, the nature, the value of which may be prescribed। तो वो जानकारी प्रोवाइड करेंगे डायरेक्टर को, कितने पीरियड में, जैसा टाइम उसमें प्रेस्क्राइब किया जाएगा। कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे? जो इंफॉर्मेशन प्रेस्क्राइब की जाएगी वो अटेम्प्टेड भी ट्रांजैक्शन हो सकती है और एग्जीक्यूटेड भी हो सकती है। मीन्स जो एक्चुअल हैपन हो सकती है, एग्जीक्यूटेड जिसके लिए ट्राई की जा सकती है। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग आइडेंटिटी of its clients and beneficial owners as well as account files and business correspondent relating to its clients। तो रिकॉर्ड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाएगा, जिसके बेसिस के ऊपर आइडेंटिटी इस्टेब्लिश की गई थी क्लाइंट की या बेनिफिशियल ओनर की। मेक श्योर दैट नो लॉस हैपन्स टू गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ दीज ट्रांजेक्शन। तो ये सुनिश्चित करेगा इन ट्रांजेक्शन के चलते गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोविजन है सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट्स। हमने देखना ये है कि इनमें से कौन कौन से लगता है कि करेक्ट प्रोविजंस बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या आंसर बनता है? सभी ऑप्शन को एक बार फिर से रीड कर लीजिए और देखें क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। यस, रीड ऑल और देखिए कौन सा आंसर बनेगा। क्या सारे के सारे स्टेटमेंट ही इंक्लूडेड हैं या इनमें से कुछ स्टेटमेंट इंक्लूडेड हैं, कुछ एक्सक्लूडेड हैं? तो चलिए देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सेक्शन 12 PML एक्ट के मुताबिक रिपोर्टिंग एंटिटी मेंटेन करेगी रिकॉर्ड सभी ट्रांजैक्शंस के, तो जो रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जरूरी होंगे। तो दिस इज करेक्ट। फर्निश टू डायरेक्टर
द इंफॉर्मेशन, ये भी करेक्ट है। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। मेक श्योर दैट नो लॉस हैपन्स टू गवर्नमेंट, ऐसा आरई सुनिश्चित नहीं कर सकती है। फ्रॉड तो हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो इसकी वो गारंटी नहीं दे सकती रिपोर्टिंग ए एंटिटी। तो ये हमारा आउट हो जाएगा। सो दिस मीन ऑप्शन बी जो हमारा आंसर बन जाता है। According to PML Act provisions, where any specified transaction or series of specified transaction undertaken by a client is considered what or likely to involve proceeds of crime, the reporting entity shall increase the future monitoring of business relationship with the client, including greater scrutiny or transaction in such manner as may be prescribed. पीएमएल एक्ट के प्रोविजन क्या कहते हैं? जहां पे भी ऐसा लगता है कोई स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन या सीरीज ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन जो हमारे कस्टमर ने एग्जीक्यूट की, अगर उनको क्या कंसिडर किया जाए या वो लाइकली इन्वॉल्व करती है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को, तो रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करेगी? फ्यूचर के लिए उसकी मॉनिटरिंग को बढ़ा देगी और ग्रेटर स्क्रूटनी भी करेगी उन ट्रांजैक्शंस की। तो हमने बताना है ये ट्रांजैक्शन कौन सी है। सो ये इरेगुलर ट्रांजैक्शन है, ये डाउटफुल ट्रांजैक्शन है, ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, या ये क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन है। तो हमने बताना है ये ट्रांजैक्शन कौन सी है जिसके लिए मॉनिटरिंग बढ़ानी होगी फ्यूचर के लिए। अगर रिपोर्टिंग एंटिटी को ऐसा लगता है कि क्लाइंट इस प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, इनमें से कौन सी वो ट्रांजैक्शन अगर कस्टमर कर रहा हो, तो फिर हमें मॉनिटरिंग बढ़ानी होगी फ्यूचर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5? देखिए कौन सी वो ट्रांजैक्शन है। फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, संदिग्ध suspicious transaction. So this is the answer, option C. Next question. According to Rule 3 under PML Act, for all transactions which involve receipt by non-profit organization of value more than how many or its equivalent in foreign currency, record is to be maintained. PML Act का जो रूल 3 है वो क्या कहता है? जितनी भी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व करेंगी रिसीट को, किसके द्वारा रिसीट? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जिस रिसीट का वैल्यू इट इज मोर देन दिस अमाउंट या इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी, तो इसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा। तो हमने बताना है उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 5 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर, 15 लाख से ऊपर या 20 लाख से ऊपर। सो व्हाट शैल बी वैल्यू ऑफ दैट ट्रांजैक्शन जिसको रिकॉर्ड करना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 6, सारे ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मनी लॉन्ड्रिंग वाले एक्ट को लेकर के, पीएमएल एक्ट को लेकर के, और लगातार इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? सो इट इज मोर देन 10 लाख, 10 लाख से ऊपर जो भी ट्रांजैक्शंस रही होंगी, तो इंडियन करेंसी में 10 लाख या उसका इक्विवेलेंट अमाउंट होगा फॉरेन करेंसी में। क्वेश्चन 7, अंडर पीएमएल रूल्स, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ए रिपोर्टिंग एंटिटी शैल फर्निश इंफॉर्मेशन promptly in writing or by fax or by electronic mail to director in respect of suspicious transaction not later than how many working days on being satisfied that transaction is suspicious. तो पीएमएल के जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं कि रिपोर्टिंग एंटिटी जैसे बैंक है उसका जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर अपॉइंट किया होगा वो इंफॉर्मेशन क्विकली प्रोवाइड करेगा, फैक्स के द्वारा या राइटिंग या ईमेल के द्वारा। किसको? डायरेक्टर को। किसके बारे में? सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के बारे में। कितने पीरियड में सबमिट करेगा? हमने बताना है वो कितने वर्किंग डेज हैं, नॉट लेटर देन दोज, तो जिसमें वो
पहले अपने आप को सेटिस्फाइड करेगा कि वो ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है। जहाँ पे वो सेटिस्फाइड है तो उसकी रिपोर्टिंग करेगा इतने वर्किंग डेज के अंदर। तो ये 5 वर्किंग डेज है, 7 वर्किंग डेज है, 10 वर्किंग डेज है या 14 वर्किंग डेज है। सो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी द आंसर? तो 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज या 14 डेज। क्वेश्चन नंबर 7, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट। So this reporting is to take place within a period of 7 working days. 7 वर्किंग डेज का ये पीरियड है सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करने का। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। While opening account in the name of a company, bank is to obtain following documents according to PML rules. बैंक ने अगर अकाउंट खोलना हो कंपनी के नाम से तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से ऑब्टेन करने होंगे? चलिए देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड रेजोल्यूशन और पावर ऑफ अटॉर्नी, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन ऑपरेटिंग द अकाउंट। ये हमारे ऑप्शन है, हमने बताना है इन ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट बनती है। सो अकाउंट ओपन करते समय इनमें से किन डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी? ओनली देन वी विल बी ओपनिंग दैट अकाउंट। सो क्वेश्चन नंबर 8, क्या आंसर लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? तो आप ऑलमोस्ट ये अकाउंट तो रेगुलरली ओपन किए जाते हैं, तो बताइए इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? सो देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, पीछे से शुरू करते हैं। सो जिस पर्सन ने उस अकाउंट को ऑपरेट करना है उसके ओवीडी चाहिए, दिस इज करेक्ट। बोर्ड का रेजोल्यूशन चाहिए या उस पर्सन की फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। मेमोरेंडम की कॉपी चाहिए, आर्टिकल्स की कॉपी चाहिए, तो दिस ऑल्सो इज करेक्ट। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट चाहिए, सो दिस इज नॉट करेक्ट। सो सर्टिफिकेट तो चाहिए लेकिन बिजनेस कमेंसमेंट का नहीं, सर्टिफिकेट चाहिए इनकॉर्पोरेशन का, यानी उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अब हमारा चैप्टर नंबर 9 या यूनिट नंबर 9 यहां से हम शुरू करते हैं। सेक्शन 143 ऑफ एनआई एक्ट, तो ये चैप्टर हमारा एनआई एक्ट का चैप्टर है। जितने भी ये एक्ट हैं इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे होंगे उन्हीं को हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात और, लीगल का पेपर है, इसमें एक्ट का नाम और इम्पोर्टेंट सेक्शन जो हैं वो हमें मार्क्स दिलाने में इम्पोर्टेंट रोल बिल्कुल प्ले करती हैं। अंडर सेक्शन 143A ऑफ एनआई एक्ट, a competent court while trying a check dishonor offense can order drawer of the check to pay interim compensation not exceeding how much of the check amount to the complainant, where drawer pleads not guilty to the accusation made in the complaint and any other case upon framing of charges। तो ये सेक्शन कोर्ट को क्या पावर देता है? सो ये सेक्शन रिलेटेड है डिसऑनर ऑफ चेक्स विदाउट सफिशिएंट बैलेंस। तो कोर्ट को क्या पावर देता है? कोर्ट जब चेक डिसऑनर के ऑफेंस को ट्राई कर रहा होता है तो वो ऑर्डर कर सकता है ड्रॉयर ऑफ द चेक को कि वो इंटरम कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करे। कितने अमाउंट की? हमने वो परसेंटेज बताना है चेक के अमाउंट का, वो कितना परसेंट है। तो अगर ड्रॉयर कहता है कि वो गलती उसकी नहीं है, उस केस में ये कॉम्पनसेशन उसको एडवांस में देना होगा कंप्लेनेंट को। तो ये चेक अमाउंट का कितने परसेंट का इंटरम कॉम्पनसेशन है?
15% का है, 20% का है, 25% का है या 30% का है? सो हाउ मच इज दैट? सो कितना है वो? सो फ्रेंड्स, सेक्शन 143A इसमें ये प्रोविजन है कि अगर चेक का ड्रायर कहता है कि उसकी गलती नहीं है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर करेगा या कर सकता है कि वो 20%, मैक्सिमम 20% चेक अमाउंट का कंप्लेनेंट को पे करे। जब तक ये केस चलता रहेगा तब तक उसको ये 20% उस कंप्लेनेंट को पे करके रखना होगा। सो ऑप्शन हमारा बनता है यहाँ पे बी, 20% ऑफ अमाउंट ऑफ दैट चेक। Which of the following cannot be drawn payable to bearer under NI Act provisions? NI एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक इनमें कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जो पेबल टू बेरर नहीं बनाया जा सकता? So we cannot make payable which of the following instrument as payable to bearer? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रमिजरी नोट, चेक या डिमांड ड्राफ्ट? एनआई एक्ट के मुताबिक इनमें से किसको पेबल टू बेरर नहीं बनाया जा सकता? विच ऑफ दीज कैन नॉट बी? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। 1 2 3 4 सभी, 1 2 4 ओनली, 1 3 4 ओनली या 2 3 4 ओनली? इनमें से किसको पेबल टू बेरर नहीं बनाया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 2। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर नहीं बन सकता, प्रोमिसरी नोट बेरर नहीं बन सकता, चेक बेरर नहीं बन सकता, डिमांड ड्राफ्ट बेरर नहीं बन सकता। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है इन दीज 4 जिसको पेबल टू बेरर नहीं ड्रॉ किया जा सकता अकॉर्डिंग टू एनआई एक्ट? तो चलिए देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं एनआई एक्ट की, बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया जा सकता है, पेबल टू ऑर्डर भी बनाया जा सकता है, पेएबल टू बेरर भी बनाया जा सकता है, प्रोमिसरी नोट को भी बनाया जा सकता है, चेक को भी बनाया जा सकता है और डिमांड ड्राफ्ट को भी बनाया जा सकता है। तो जब हम बात करते हैं एनआई एक्ट के प्रोविजंस की, तो दिस इज पॉसिबल। तो दिस मीन इनमें से हमारा कोई आंसर नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करते नॉट अंडर एनआई एक्ट बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ लॉ, बिकॉज ऑफ सम लीगल प्रैक्टिस, तो फिर हम कहते कि बिल ऑफ एक्सचेंज को बेरर नहीं बनाया जा सकता, प्रोमिसरी नोट को बेरर नहीं बनाया जा सकता, डिमांड ड्राफ्ट को बेरर नहीं बनाया जा सकता, चेक को बेरर बनाया जा सकता है। तो उस केस में हमारा आंसर जो है बी, ये करेक्ट हो गया होता, क्योंकि पेबल टू बेरर का जो रिस्ट्रिक्शन है वो है आरबीआई एक्ट के मुताबिक। तो आरबीआई एक्ट का जो सेक्शन 31 है वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है कि इंडिया में कोई भी पर्सन जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर नहीं होना चाहिए, प्रोमिसरी नोट बेरर नहीं होना चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट बेरर नहीं होना चाहिए, चेक है केवल जो बेरर ऑर्डर हो सकता है। तो अगर हम स्ट्रिक्टली एनआई एक्ट के मुताबिक आंसर देते हैं तो फिर इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम आंसर देते हैं बिकॉज ऑफ द लीगल रिस्ट्रिक्शन, इनमें से कौन सा बेर नहीं हो सकता, तो फिर हमारा ऑप्शन आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन की वर्डिंग को हमने बिल्कुल माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड हेंस एग्जिबिट्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली एट्रीब्यूटेबल टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए वो दर्शाता है वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो एट्रीब्यूटेबल होते हैं टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखें कौन कौन से ये एट्रीब्यूट्स हैं। दोज आर कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स,
those have tenor after which they become payable or are payable on site. All these are payable to order or bearer, where those are payable to order, those are transferable by endorsement and delivery, and where payable to bearer by simple delivery. तो ये फीचर्स हैं इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के। तो हमने बताना है इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स के अंदर कौन कौन से फीचर हमें लगता है कि वो करेक्ट बन रहे हैं। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए सभी ऑप्शन आंसर्स को, क्या आंसर हमारा करेक्ट बनता है। सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द आंसर। ये फीचर्स हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो व्हाट इज द आंसर। सो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। These are contacts between 2 or more persons. Yes, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ये तो करेक्ट है। Those have a tenor, so जिनकी मेच्योरिटी पीरियड होता है, so they become payable on maturity, और जिनका मेच्योरिटी नहीं है वो payable on site है, means payable on demand है। तो this statement is also correct for a financial instrument. All these are payable to order or bearer. All these are, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था इंस्ट्रूमेंट में केवल चेक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पेएबल टू बेरर है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी फिट नहीं बैठती। तो अगर केवल रखा होता चेक तो फिर ये करेक्ट हो गया होता। वेयर दोज आर पेएबल टू ऑर्डर, तो उनको ट्रांसफर किया जाएगा थ्रू एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, और जहां पे वो बेरर हैं उनको सिंपल डिलीवरी करके पे कर दिया जाएगा। तो इनमें से ऑप्शन हमारे कौन से बने, 1, 2 एंड 4। सो दिस इज द ऑप्शन आंसर्स, ये हमारा ऑप्शन आंसर बन जाता है। यहाँ 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। A check written on January 24 bears date at January 27. Validity period of this check will expire on. So चेक के ऊपर लिखा हुआ डेट तो है 24th, लेकिन चेक लिखा गया था 24th को, उसके ऊपर डेट डाली गई थी जनवरी 27। हमने बताना इसका वैलिडिटी पीरियड किस डेट को एक्सपायर होगा, ये हमारे ऑप्शन आंसर है। मार्च 26 को, अप्रैल 26 को, मई 26 को या जून 26 को, तो किस डेट को ये एक्सपायर होगा ये हमने बताना है। सो विच डेट इट शैल एक्सपायर ऑन। बहुत आसान सा आंसर है। तो अगर इस डेट को हम चेक की डेट लेंगे, बिकॉज जो डेट चेक के ऊपर लिखा है उसी को हम चेक की डेट लेते हैं। तो ये वैलिडिटी इसकी एक्सपायर कौन सी डेट तक हो जाएगी। सो लास्ट डे इसकी वैलिडिटी का रहेगा अप्रैल 26। 3 महीने की वैलिडिटी रहती है चेक्स की अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट गाइडलाइंस ऑफ RBI। सो जनवरी 27 से अप्रैल 26 तक, अप्रैल 27 को ये चेक वैलिड नहीं होगा, एक्सपायर हो चुका होगा इसका, तो इसकी वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर रह जाएगी हमारी 26 अप्रैल के एंड के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ए परमिसरी नोट, तो ये वर्ड नॉट होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, हमने बताना है इनमें से किसको परमिसरी नोट ट्रीट नहीं किया जाएगा। आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500, तो अगर ये लिखा हो तो इसको प्रॉमिसरी नोट माना जाएगा। ऐसा ये स्टेटमेंट है, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। Mr. B, I owe you ₹1000. I promise to pay B ₹500 and all other sums which shall be due to him
तो हमने बताना है इनमें से किसको प्रॉमिसरी नोट ट्रीट किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा। 1 2 3 4 इनमें से कोई भी प्रॉमिसरी नोट नहीं है। 1 2 3 4 1 3 4 या 2 3 4, तो हमने बताना है इनमें से किसको प्रॉमिसरी नोट नहीं कहा जाएगा। सभी ऑप्शंस को देखिए और बताइए किसको प्रॉमिसरी नोट नहीं कहा जाएगा। विच ऑफ दीज विल नॉट बी कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट। क्वेश्चन नंबर 5, किसको नहीं कहेंगे प्रॉमिसरी नोट। फ्रेंड्स चलो एक एक स्टेटमेंट को देख लेते हैं। प्रॉमिसरी नोट की जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो होती है प्रॉमिस की, कि उसमें प्रॉमिस होना चाहिए, और प्रॉमिस भी एक सर्टन अमाउंट के लिए पे करने के लिए। अमाउंट भी सर्टन होना चाहिए और प्रॉमिस भी होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन को जो स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगी उसी को हम कहेंगे प्रॉमिसरी नोट है। तो चलिए इसकी लाइट में इनको एग्जामिन करते हैं। पहला स्टेटमेंट, आई प्रॉमिस टू पे बी, तो यहाँ पे प्रॉमिस इंक्लूड है, तो ये तो हमारा बन गया प्रॉमिसरी नोट। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी, तो ये मैं मानता हूं कि मैंने बी को 1000 रुपये पे करने हैं ऑन डिमांड, तो इसमें प्रॉमिस नहीं है, केवल एक्नॉलेजमेंट है, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं बनता है। आई ओ यू, तो मैंने आपके 1000 रुपये देने हैं, तो ये भी एक्नॉलेजमेंट है, तो ये भी आउट हो गया। आई प्रॉमिस टू पे, ये बन जाता है, लेकिन ऑल अदर सम्स इसके बीच में आ गया, सो अमाउंट इज नॉट सर्टन, तो ये भी वहां से आउट हो जाता है। तो दिस मीन इसमें जो नॉट में ट्रीट किए जाएंगे वो कौन से बने, 2 3 एंड 4, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बन गया डी। तो थोड़ी सी बारीकी थी इसमें, तो बारीकी को अगर हमने प्रेपरेशन करते समय ठीक से अंडरस्टैंड किया तो इट इज़ ओके, तो नहीं तो फिर ये हमें कंफ्यूज कर सकता है। असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आर, तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को बिजनेस में यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरिंग द सेल प्रोसीड्स। तो असेंशियल फीचर में पहला फीचर है इट मस्ट बी इन राइटिंग अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, इट मस्ट बी साइंड बाय ड्रॉई, द सम पेएबल मस्ट ऑल्सो बी सर्टन, इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, और ये हमारे ऑप्शन आंसर हैं। तो हमने बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट आंसर बनता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के इन सभी करेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके एग्जामिन करें। यस, अप्लाई योर माइंड ऑन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो देखिए कौन सा आंसर बनता है हमारा। सो विच वन इज आवर आंसर। सो एक एक चेक करके इनको चेक कर लेते हैं, इनके फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर है बिल ऑफ एक्सचेंज इन राइटिंग में होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। और इसको साइन कौन करता है, इसको बनाता कौन है, इसको बनाता है ड्रॉई, तो ये ड्रॉई इसको नहीं बनाता, इसको बनाने वाले का नाम होता है ड्रॉयर। तो दिस मीन ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है। सम पेबल मस्ट ऑल्सो बी सर्टन, अभी हमने प्रॉमिसरी नोट के अंदर देखा था जब उसने कहा था कि मैं 500 रुपीज प्लस एनी अदर सम वो पे करूंगा, वो एनी अदर सम उसको अनसर्टन बना देता है, तो अमाउंट तो सर्टन होना चाहिए, तो ये करेक्ट है। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, यस, बिल ऑफ एक्सचेंज को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्रिप्शन। तो 1 3 4 हमारे ऑप्शन करेक्ट है, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर इसमें बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स ए चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय यूजिंग एनी what type of resource and signed in a secure system with what type of signatures,
with or without biometric signatures, and what system or with electronic signature as the case may be. तो यहाँ पे 3 fill in the blanks हमने करने हैं। तो पहले इनके ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये उसके ऑप्शंस हैं। So check in electronic form means check drawn in electronic form by using manual resources, ये ऑप्शन हो सकती है। कंप्यूटर रिसोर्सेज ऑप्शन हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज ऑप्शन हो सकती है। ऑनलाइन रिसोर्सेज ऑप्शन हो सकती है। एंड साइंड इन ए सिक्योर सिस्टम विद हैंड रिटन सिग्नेचर हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, प्रिंटेड सिग्नेचर हो सकता है, डिजिटल सिग्नेचर हो सकता है। और तीसरे, ये कौन सा सिस्टम होगा, सिमेट्रिक क्रिप्टो होगा, असिमेट्रिक क्रिप्टो होगा, डिजिटल सिग्नेचर होगा या हैंड रिटन होगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स में इनमें से किन 3 टर्म्स को हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। तो पूरी स्टेटमेंट को फिर से पढ़िए और देखिए, आइडेंटिफाई करिए कौन सा ऑप्शन हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सॉरी फ्रेंड्स। So what is the answer for question number 7? लीगल के पेपर में आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि काफी आप डीप जाएं और उसी को सामने रखते हुए हमने इन क्वेश्चन को फॉर्म किया है। तो चलिए देख लेते हैं। A check in electronic form means check drawn in electronic form by using computer resources। इसमें जो resources होंगे वो computer resources यूज होंगे और साइन किया जाएगा डिजिटल सिग्नेचर के साथ और इसमें यूज होगा एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। Question number 8. Drawee of a check having sufficient funds of the drawer in his hands properly applicable to payment of such check must pay the check when duly required so to do, and in default such payment must compensate the drawer for any loss or damage caused by such default. Such obligation of bank is according to which section of Negotiable Instrument Act? पूरे सेंटेंस को, स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना होगा। ड्रॉई ऑफ द चेक, सो चेक का ड्रॉई कौन होता है, बैंक होता है। अगर ड्रॉई बैंक के पास सफिशिएंट फंड्स हो ड्रॉयर के अकाउंट के, यानी कस्टमर के अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स हो, तो चेक अगर पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया जाता है तो उस केस में अगर बैंक डिफॉल्ट कर देता है उस पेमेंट के अंदर, तो फिर बैंक को कॉम्पनसेट करना होगा कस्टमर को, अगर कस्टमर को कोई लॉस होता है या डैमेज होता है उस डिफॉल्ट के कारण। यानी बैंक के पास अकाउंट के अंदर सफिशिएंट फंड्स हों, चेक प्रेजेंट किया जाता है जो ड्रॉयर ने इशू किया है। अगर बैंक उसको पे नहीं करता, बैंक डिफॉल्ट कर देता है, गलती कर देता है, तो बैंक कॉम्पनसेट करेगा ड्रॉयर को, यानी हमारे कस्टमर को। बैंक का ये ऑब्लिगेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की किस सेक्शन में मेंशन्ड है? सो सेक्शन 28 है, सेक्शन 31 है, सेक्शन 34 है या सेक्शन 39 है। अब इसमें क्योंकि न्यूमेरिकल इन्वॉल्व है तो ये सीधा हमारा विदाउट ऑप्शन वाले क्वेश्चन का पार्ट भी बनता है, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन वो भी आने हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं मेंशन होंगे, तो वो सीधे आपको आंसर देने होंगे। इस प्रकार के वो क्वेश्चन होंगे जिसमें न्यूमेरिकल आंसर होगा। तो हमने बताना है एनआई एक्ट की वो कौन सी सेक्शन है। एनआई एक्ट की ये सेक्शन है 31। सो सेक्शन 31 बैंक के ऊपर ये ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है कि अगर कस्टमर के अकाउंट में अंदर प्रॉपर फंड्स हैं और चेक प्रॉपरली ड्रॉन है तो बैंक को इसे पे करना होगा। अगर बैंक डिफॉल्ट करता है पेमेंट में तो बैंक लायबल हो जाएगा फॉर डैमेजेस और फॉर लॉस टू द कस्टमर।
In terms of Section 10 of a Negotiable Instrument Act, which are essential features of payment in due course? NI एक्ट का जो सेक्शन नंबर 10 है, इसमें पेमेंट इन ड्यू कोर्स के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो देखें ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद अपरेंट टेंडर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, पेमेंट इन गुड फेथ, पेमेंट विदाउट नेग्लिजेंस, पेमेंट टू पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, payment under circumstances which do not afford a reasonable ground to believe that he is not entitled to receive a payment of the amount mentioned in that check। तो ये कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, इनमें से हमने आइडेंटिफाई करने कौन से फीचर करेक्ट फीचर्स बनते हैं। 1 2 3 4 5 सारे के सारे ही करेक्ट हैं, या 1 2 4 5 ओनली करेक्ट हैं, या 1 3 4 5 ओनली करेक्ट हैं, या 2 3 4 5 ओनली करेक्ट हैं। तो ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है। तो देखिए कौन कौन से फीचर असेंशियल हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आंसर बनता है, देखिए जरा। व्हाट इज आंसर इन क्वेश्चन नंबर 9? तो चलिए देख लेते हैं सेक्शन 10, इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या है। पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद अपरेंट टेनर। अपरेंट टेनर होता है, टेनर होता है इंस्ट्रक्शन, अपरेंट जो नजर आ रही है इंस्ट्रक्शन। तो अगर उसको क्रॉस किया है तो इंस्ट्रक्शन क्या नजर आ रही है, किसका कैश पे नहीं करना। अगर उसके ऊपर ऑर्डर लिखा है तो इसका मतलब है जिसका नाम लिखा है उसी को पे करना है। अगर बेरर लिखा है तो इसका मतलब ये किसी को भी पे हो सकता है। तो ये है उसका इंस्ट्रक्शन, और जो इंस्ट्रक्शन में नजर आ रहा है उसी प्रकार से पे करेंगे। ये तो असेंशियल फीचर है। पेमेंट इन गुड फेथ करेंगे, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। पेमेंट करते समय लापरवाही नहीं करेंगे, नेग्लिजेंस नहीं होगा, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। पेमेंट विल बी मेड टू द पर्सन इन हुज पोजेशन दैट इंस्ट्रूमेंट इज, ये भी करेक्ट है, जिसके पास वो होगा उसी को पे करेंगे। और पेमेंट करते समय जो सर्कमस्टांसेस होंगे वो ऐसे होंगे जिसके बेसिस के ऊपर हम बिलीव करेंगे, कोई हैंकी पैंकी नहीं है, कुछ भी डाउटफुल नहीं है। तो ये पांचों फीचर करेक्ट फीचर हैं। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या बन जाएगा, हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा ए। तो ए इज आवर आंसर। ये सारे फीचर सेक्शन 10 के असेंशियल फीचर्स हैं। तो चलिए अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है मैच पॉइंट्स का। मैच प्रोटेक्शंस अवेलेबल टू बैंक्स अंडर एनआई एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बैंक को कई प्रकार के जो प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे उनके सेक्शन का नंबर लिखा गया और यहाँ पे नेचर ऑफ दैट प्रोटेक्शन लिखी गई है। तो किस सिचुएशन में वो प्रोटेक्शन अवेलेबल है। तो चलिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें एग्जामिन करना होगा। तो यहाँ वर्चुअली एक क्वेश्चन नहीं है, ये 4 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये ऑल 4 स्टेटमेंट्स अपने आप में भी एक एक क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए एग्जामिन करते हैं इनको एक एक करके। पेमेंट ऑफ ए चेक इन ड्यू कोर्स दैट हैड एन एंडोर्समेंट। अगर एक चेक का हम पेमेंट कर देते हैं तो हमें प्रोटेक्शन अवेलेबल है। अगर उस चेक के ऊपर एंडोर्समेंट थी तो हमें बताना होगा इनमें कौन सा सेक्शन मैच करता है इसको। एंडोर्समेंट के साथ अगर चेक है तो कौन सा करेक्ट बनता है। तो अगर हमने चेक पे किया जिसके ऊपर एंडोर्समेंट हो रखी थी और सब्सिक्वेंटली डिस्प्यूट रेज किया जाता है बाय द ड्रॉयर, तो उस केस में हमें कौन सेक्शन प्रोटेक्ट करेगा। सेक्शन 85 ही हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो इसके लिए हमारा आंसर बन जाता है 1 के लिए नंबर 1। सेकंड सिचुएशन लेते हैं। पेमेंट ऑफ क्रॉस्ड चेक। अगर ये एंडोर्स वाला मेंट वाला चेक नहीं है, अगर ये क्रॉस्ड चेक और हम उसकी पेमेंट कर देते हैं, तो फिर इन सेक्शन में से हमें कौन सी सेक्शन प्रोटेक्ट करेगी। एंडोर्समेंट वाले चेक के लिए सेक्शन 85 है, क्रॉस्ड चेक के लिए ये सेक्शन 128 है। तो दिस इज सेक्शन 120।
सो इसके लिए हमारा था नंबर 1, इसके लिए हमारा नंबर आंसर बन गया 3। पेमेंट ऑफ चेक विद मटेरियल अल्ट्रेशन, अगर उस चेक में मटेरियल अल्ट्रेशन हो तो ये सेक्शन हमारा बनता है 89 नंबर। तो ये हो गया हमारा नंबर 4। तो जो बचा हमारे पास वो बच गया हमारे पास नंबर 2। कलेक्शन ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, तो ये है सेक्शन 131A। तो अगर इसको हम देखते हैं उसके मुताबिक ये हमारा ऑप्शन आंसर करेक्ट बन जाता है। सो 1 का 1, 2 का 3, 3 का 4 एंड 4 का 2। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू फ्रेंड्स। आर यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ बाई यूजिंग IIBF बुक? क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF की बुक को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो उस बुक के से प्रेपरेशन करते समय आपको इस प्रकार के इशू तो फेस नहीं हो रहे। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बुक में जो कुछ लिखा गया जैसे लिखा गया उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी आती है, आपको बार बार पढ़ना पड़ता है फिर भी भूल जाते हैं। सो दिस कुड बी वन प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बार बार पढ़ते हैं भूल जाते हैं फिर पढ़ना पड़ता है, टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो दिस कुड बी योर सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन से लेकिन हर चैप्टर के पीछे 2, 4, 5, 7 क्वेश्चंस दिए होते हैं, प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर पाते। तो दिस कुड बी अनदर इशू। केस स्टडीज करना चाहते हैं क्योंकि केस स्टडीज तो पेपर में बहुत आती हैं लेकिन बुक के अंदर या तो केस स्टडी बिल्कुल दी ही नहीं, अगर दी है तो कहीं कहीं केस स्टडी नजर आती है। तो फिर उस केस में क्या किया जाए? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? फ्रेंड, हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स आपको हेल्प करते हैं कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्विकली अंडरस्टैंड करने में। तो हम इन वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा देते हैं जिससे आप बहुत क्विकली कॉन्सेप्ट को समझा जाता है आपको। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम हमारी वीडियो लेसन से सॉल्व हो जाती हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है इनके बेसिस के ऊपर। और जो हमारी केस स्टडीज़ हैं, हमारी केस स्टडीज़ जब आप विद सॉल्यूशंस देखते हैं तो फिर आपको केस स्टडीज़ करने की भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और ये सब कुछ अवेलेबल कहाँ पे है? तो ये अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू या ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो इनको यूज़ करें और पॉसिबिलिटीज़ को इंक्रीज करें मिनिमम स्कोर को लेने की। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्टांसेस ऑफ मटेरियल अल्ट्रेशन? मटेरियल अल्ट्रेशन में क्या क्या आता है? तो हमने बताना है इंस्टांसेस क्या क्या है मटेरियल अल्ट्रेशन के। तो देख लेते हैं क्या क्या इंस्टांसेस होते हैं। ऑल्ट्रेशन इन द डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच माइट हैव द इफेक्ट ऑफ हेस्टनिंग और डिलेइंग द टाइम ऑफ पेमेंट। Alteration of name of the pay, that is the beneficiary. Alteration in the amount, which is most common form of fraudulent alterations. Alteration of an bearer check to the order. Options क्या क्या हमारी 1, 2, 3, 4 सारे के सारे ही मटीरियल अल्ट्रेशन में आएंगे, 1, 2, 3 ओनली आएंगे, 1, 3, 4 ओनली आएंगे या 2, 3, 4 ओनली आएंगे। तो इनमें मटीरियल अल्ट्रेशन में कौन कौन से आएंगे? तो ये आंसर हमें प्रोवाइड करना है। Which of these will be included in material alteration? तो सभी स्टेटमेंट को बड़े केयरफुली आपने रीड करना है और फिर आंसर को प्रोवाइड करना है। कौन कौन सी मटेरियल अल्ट्रेशन का पार्ट बन जाएंगी? तो चलिए देखते हैं। डेट में अल्ट्रेशन कर देना। सो डेट को अल्टर जब करते हैं तो जो टाइम ऑफ पेमेंट है या तो पहले कर दिया जाएगा या वो डिले कर दिया जाएगा, उसको हेस्टन कर दिया जाएगा मीन्स, या उसको डिले कर दिया जाएगा। तो अगर चेक के ऊपर लिखा हुआ डेट 28 है, अगर इसको मटेरियल अल्ट्रेशन के द्वारा 29 कर दिया गया तो पीरियड बढ़ा दिया गया, अगर इसको कम कर दिया गया तो पीरियड को कम कर दिया गया। ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम ऑफ द पे के नाम को ऑल्टर कर देना। तो नंबर 1 मटेरियल अल्ट्रेशन है। नंबर 2 पे के नाम को बदल देना।
सो रमेश के नाम का चेक है, ऑर्डर चेक है, तो इसको रमेश की जगह ऑल्टर करके सुरेश का बना देना। तो ये भी मटेरियल अल्ट्रेशन है। अमाउंट को चेंज कर देना। सो 8000 का अमाउंट है तो लिखा हुआ है 8000, उसको चेंज कर दिया, यहाँ पे 0 लगाया और यहाँ पे y लगा दिया। तो ये भी मटेरियल ऑल्ट्रेशन है। ऑल्ट्रेशन ऑफ बेरर चेक टू ऑर्डर चेक, वो बेरर चेक है उसको ऑर्डर बना देना, तो ये मटेरियल ऑल्ट्रेशन का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर ऑर्डर चेक को बेरर बनाया जाए तो वो मटेरियल ऑल्ट्रेशन है। बेरर चेक को ऑर्डर बना देना ये मटेरियल ऑल्ट्रेशन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या बना? सो बी इज आवर आंसर। तो देखिए कितनी छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उस समय इनको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत रहती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू पोजेशन ऑफ ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक and to receive or recover the amount due thereon from the parties thereto is deemed to be what? And this is according to which section? तो ये किसी टर्म का डेफिनेशन है। वो टर्म क्या है वो हमें बताना है और ये भी बताना है कि ये कौन सा सेक्शन है। सो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। सो एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज ओन नेम, फ्रेंड ये चैप्टर 3 नहीं है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। So any person who is entitled in his own name to possession of a promissory note, so कोई भी पर्सन जिसके पास राइट अवेलेबल है कि वो प्रॉमिसरी नोट को अपने पास रख सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने पास रख सकता है, चेक को अपने पास रख सकता है, केवल रख नहीं सकता उसकी पेमेंट वो रिसीव भी कर सकता है, रिकवर भी कर सकता है ड्यू डेट के ऊपर उन पार्टी से जिन पार्टीज को उन्होंने पेमेंट करना है। तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? और ये जो डेफिनेशन दिया गया ये किस सेक्शन का डेफिनेशन है? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। उसको होल्डर कहेंगे सेक्शन 10 के मुताबिक, होल्डर कहेंगे सेक्शन 10 के मुताबिक, सेक्शन 6 सेक्शन 10, उसको होल्डर कहेंगे सेक्शन 8 के मुताबिक, उसको क्लेमेंट कहेंगे सेक्शन 12 के मुताबिक। तो क्या कहेंगे उसको? हमने ये आंसर प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या बनता है ये देखिए। So what is the answer for question number 13? फ्रेंड इस पर्सन को हम कहते हैं होल्डर, ये बात तो तय है। और ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है ये नंबर 8। तो कोई भी पर्सन जिसके पास ये राइट अवेलेबल है कि वो किसी भी प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक को अपने पास रख सकता है कानूनी तौर पे, उसकी पेमेंट भी रिसीव कर सकता है, वो होल्डर कहलवाएगा। और ये डेफिनेशन हमें मिलेगी सेक्शन 8 के अंदर। सो दिस इज आवर ऑप्शन आंसर। ए पर्सन टू बी होल्डर इन ड्यू कोर्स, यहाँ पे हम बात कर रहे थे होल्डर की, अब आगे टर्म होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को सेटिस्फाई करनी होगी कुछ कंडीशंस को। तो कौन कौन सी वो कंडीशन है हम देख लेते हैं। तो लेट अस सी दोज ऑप्शंस। तो ऑप्शन नंबर 1, इंस्ट्रूमेंट टू बी अक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन। 2, इंस्ट्रूमेंट टू बी अक्वायर्ड बिफोर इट्स मेच्योरिटी, should have no cause to believe that any defect exists in title of the person from whom person has acquired the instrument. Instrument should be complete and regular when possession is taken. तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए इस क्वेश्चन के मुताबिक ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्वेश्चन के मुताबिक हमने देखना इनमें से कौन सी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। 1 2 3 4 सभी होनी चाहिए, 1 2 3 ओनली होनी चाहिए, 1 3 4 ओनली होनी चाहिए, या 2 3 4 ओनली होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी कंडीशन पूरी होनी चाहिए ताकि हम उस पर्सन को होल्डर ना कह के होल्डर इन ड्यू कोर्स कहेंगे। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन सी कंडीशन है। इंस्ट्रूमेंट कंसिडरेशन के लिए अक्वायर किया हो। कंसिडरेशन होता है कुछ ले करके कुछ देना। जैसे ये चेक है तो अगर लोन का रीपेमेंट है तो कंसिडरेशन है।
लेकिन अगर वो गिफ्ट चेक है तो कंसिडरेशन नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कंसिडरेशन होना, यानी कुछ दे करके कुछ लेना या कुछ ले करके कुछ देना। इंस्ट्रूमेंट शुड बी अक्वायर्ड बिफोर मेच्योरिटी, मेच्योर होने से पहले वो इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन होना चाहिए। दिस ऑल्सो इज अ करेक्ट। शुड हैव नो कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्ट इन टाइटल ऑफ द पर्सन, तो जो भी पर्सन ये इंस्ट्रूमेंट दे रहा है तो हम बिलीव कर रहे हो, लेने वाला बिलीव कर रहा हो कि उसके राइट में, उसके टाइटल में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। इंस्ट्रूमेंट शुड बी कंप्लीट एंड रेगुलर व्हेन पोजेशन इज टेकन, तो जब पोजेशन लिया गया तो इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए, तो दिस ऑल्सो इज अ करेक्ट। तो अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हेन ए बैंक टू ओब्लाइज ए कस्टमर फॉर एनी रीजन pays the amount of a check drawn on another bank before its collection, position of the bank obliging the customer is that of, जब कोई बैंक अपने कस्टमर को ओबलाइज करता है किसी भी कारण से, ओबलाइज कैसे करता है, वो उस चेक का अमाउंट कस्टमर को एडवांस में ही पे कर देता है बगैर उस चेक को कलेक्ट किए, अगर वो चेक किसी दूसरे बैंक का हो। लेट अस से हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक बी। अगर कोई चेक बैंक सी के ऊपर ड्रॉन है और बैंक बी कस्टमर को उसका पैसा बैंक सी से कलेक्ट करने से पहले ही पे कर देता है, तो उस केस में जो बैंक की पोजीशन है इनमें से वो क्या बनेगी, तो वो हमने बतानी है। सो व्हाट विल बी स्टेटस ऑफ द बैंक। सो बैंक बन जाएगा इसके अंदर गारंटर, बैंक बन जाएगा इसके अंदर ट्रस्टी, बैंक बन जाएगा इसके अंदर होल्डर फॉर वैल्यू, बैंक इसके लिए बन जाएगा कस्टोडियन। तो बैंक क्या बनेगा इस केस के अंदर, गारंटर, ट्रस्टी, होल्डर फॉर वैल्यू या कस्टोडियन। तो क्या कहेंगे बैंक को इस पर्टिकुलर केस के अंदर। फ्रेंड इस प्रकार की सिचुएशन में जो बैंक है वो बन जाएगा होल्डर फॉर वैल्यू, यानी अगर हम किसी कस्टमर को चेक परचेज कर लेते हैं बिफोर कलेक्शन और उसका पैसा कस्टमर को हम पे कर देते हैं, तो उस केस में बैंक को हम कहेंगे क्या, बैंक को कहेंगे होल्डर फॉर वैल्यू। तो यहाँ पे तीन टर्म्स हमने देखी, होल्डर कौन होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, और होल्डर फॉर वैल्यू कौन होता है। होल्डर फॉर वैल्यू होता है बैंक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अवेलिंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेक्शन 138 के में प्रोविजन जो है वो है फाइलिंग सूट अगेंस्ट ड्रॉयर फॉर रिकवरिंग अमाउंट ऑफ डिसऑनर्ड चेक। तो अगर किसी पर्सन ने उन प्रोविजन को यूज करना है तो उस केस में उस पर्सन को क्या सुनिश्चित करना होगा, को चेक वो को प्रेजेंट करेगा, कितने पीरियड में प्रेजेंट करेगा, विद इन हाउ मेनी मंथ्स वो चेक को प्रेजेंट करेगा, या विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी प्रेजेंट करेगा, विच एवरेज अर्लियर। तो हमने बताना है तो वो उसका जो प्रेजेंटेशन पीरियड कितने महीनों के अंदर होना चाहिए, तभी वो सेक्शन 138 को यूज कर सकेगा। तो या तो उतने महीने में होना चाहिए या उसके वैलिडिटी पीरियड के विद इन होना चाहिए। हमने देना है इनमें से जो अर्लियर पार्ट होगा, तो हमने यहाँ पे बताना है वो कितने मंथ्स का पीरियड है। तो ये पीरियड है हमारा 3 मंथ्स का, ये पीरियड हमारा है 6 मंथ्स का, ये पीरियड हमारा है 9 मंथ्स का, या ये पीरियड हमारा 12 मंथ्स का है। तो ध्यान रखिए हमने ये नहीं बताना कि वैलिडिटी पीरियड कितना है, हमने बताना है प्रेजेंटेशन पीरियड कितना है। तो हाउ मेनी मंथ्स या विद इन वैलिडिटी पीरियड विच एवर इज अर्लियर। तो ये हमने मंथ्स कितने हैं ये बताने हैं सेक्शन 38 को यूज करने के लिए। फ्रेंड्स ये मंथ हैं 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर इसको प्रेजेंट करना होगा। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है अगर उसका वैलिडिटी पीरियड पहले तो फिर वैलिडिटी पीरियड के विद इन प्रेजेंट करना होगा। तभी वैलिडिटी पीरियड 3 महीने का होता है तो इसलिए 3 महीने में ही प्रेजेंट करना होता है। लेकिन जब हम एक्ट की बात कर रहे हैं तो एक्ट के अंदर ये प्रोविजन 6 मंथ्स का है।
तो आई होप दिस इज क्लियर। तो हमें क्वेश्चन यहाँ पे वैलिडिटी नहीं पूछा गया था, हमने पूछा था कि उसका प्रेजेंटेशन कितने पीरियड में करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है तो वहां पे अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो, वहीं पे हम उसको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। आपका अगर कोई जनरल क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी को यूज करें, यहाँ पे आप मैसेज डाल सकते हैं, हम उसको सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प कर देंगे। आज के सेशन से अगर आपको कुछ भी हासिल नहीं हो तो इस सेशन को डिसलाइक जरूर करके जाएं, लेकिन अगर आपको बहुत कुछ लगा हासिल हुआ है तो फिर इसको लाइक करने में संकोच मत करें। अभी 1 घंटे से ज़्यादा आपने इस सेशन को वॉच किया तो अभी 5 से 7 सेकंड आपके केवल लगने इसको लाइक करने के लिए। आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को दिखाने की अपने लेवल के ऊपर कोशिश करता है। तो हम हेल्प करेंगे यूट्यूब की और यूट्यूब हेल्प करेगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स की। तो आपका लाइक केवल लाइक नहीं है कि आपको पसंद आया, आपका लाइक यूट्यूब को सजेशन है कि भाई आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिखाइए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। तो इसीलिए लाइक करने में संकोच ना करें। इसके अलावा आप इसके लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दें अपने फेसबुक पेज के ऊपर या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको देख सकें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया लेकिन बेल आइकन को पुश नहीं किया तो बेल आइकन को तुरंत पुश कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा और आप किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। तो चलें अब आज के इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।